जय हिंद दोस्तों। मैं आज भारत की नहीं वरन विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता हड़प्पा कालीन सभ्यता की बात करने जा रहा हूँ। हड़प्पा कालीन सभ्यता को सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, किंतु सिंधु नदी घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहना ज़्यादा उपयुक्त होता है। ये भी बात करेंगे ऐसा क्यों है। सर्वप्रथम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से है, खोज कैसे हुई। इस वीडियो में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कम से कम समय में देना चाहते हैं, और जो चीज़ें आप किताबों में पढ़ने में बहुत समय गंवा देते हैं उसको 15 से 20 मिनट में हम आपको दे सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को देखें, समझें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब चैनल को करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए चलते हैं सिंधु नदी घाटी सभ्यता पर। सर्वप्रथम देखते हैं कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई, उसका काल क्या है, उसका नाम ये क्यों रखा गया, सभ्यता की विशेषता क्या है, सभ्यता का विस्तार क्या है, सभ्यता का पतन कैसे हुआ है। बात 1826 की है। ब्रिटिश कालीन भारत में अंग्रेज भारत आ चुके थे। उसी समय चार्ल्स मैनन सर थे, उन्होंने पाकिस्तान, उस समय पाकिस्तान कुछ अलग नहीं था, भारत का ही एक हिस्सा था। तो उस समय पूरा सब ब्रिटिश इंडिया था। तो सर चार्ल्स मैलन जी थे, वो लाहौर से आसपास उनका यात्रा रहता था, उधर ही उनका क्षेत्र था, उधर आते जाते रहते थे। तो उन्होंने वहाँ पर कई बार देखा कि कुछ ईंटों के अवशेष हैं जो कि वहाँ पर पड़े हुए हैं। और तो सर्वप्रथम उन्होंने बताया कि यहाँ पर कुछ रहा होगा, कोई घर, कोई निवास, कोई कॉलोनी। उनको ये नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी नगरीय सभ्यता का यहाँ पर निवास हुआ होगा। तो 1826 के बाद में फिर एक बर्टन बंधु थे, दो भाई थे जो इंजीनियरिंग का काम करते थे। लाहौर से कराची तक की रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उसमें उन्होंने खुदाई की और उनको कुछ ईंटें मिली जिसको प्रयोग उन्होंने रेलवे लाइन बिछाने में कर लिया। लेकिन फिर भी उनको ये नहीं लगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा होगा जो बहुत बड़ा सभ्यता का प्रमाण बन सकता है। 1856 के बाद में 1853 से जब चार्ल्स मैनन जी ने कुछ बताया कि हाँ यहाँ पर कुछ है, उसी समय से अलेक्जेंडर साहब थे, उन्होंने 1853 से 1856 तक उस पर अध्ययन किया और कई बार वहाँ की यात्राएं की, लेकिन फिर भी उनको कोई खास सफलता नहीं मिल सकी। सबसे ज्यादा सफलता सर जॉन मार्शल जी को मिलती 1921 में, जो कि उस समय के भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड रहा करते थे। जॉन मार्शल के नेतृत्व में दो भारतीय थे, राखलदास बनर्जी साहब, दयाराम सैनी साहब। राय बहादुर इनका पूरा नाम है, राय बहादुर दयाराम सैनी जी। तो इन दोनों लोगों ने भी अपना खुदाई की, प्रमाण ज्ञात किए, खोज की। तो मुख्य रूप से सिंधु नदी घाटी की सभ्यता या हड़प्पा कालीन सभ्यता का खोज का श्रेय जॉन मार्शल जी को, राखलदास बनर्जी जी को, दयाराम सैनी जी को जाता है। उसके बाद बात करते हैं सिंधु नदी घाटी सभ्यता का काल क्या है। जॉन मार्शल जी ने सबसे प्रमाणिक रूप पे बोला कि ये 3250 बीसी से 2750 बीसी तक का इसका काल है। लेकिन कार्बन 14 पद्धति के हिसाब से डीपी अग्रवाल साहब ने बोला कि 2300 बीसी से 1750 बीसी का समय हड़प्पा कालीन सभ्यता का समय है। लेकिन विभिन्न इतिहासकारों में विभिन्न मत हैं, जो कि एक मत नहीं हो पा रहे, फिर भी सार्वभौमिक रूप से एक मत को स्वीकार किया गया है। 2500 बीसी से 1700 बीसी सिंधु नदी घाटी सभ्यता या हड़प्पा कालीन सभ्यता का काल है। अब उसके बाद में बात करते हैं इस सभ्यता का नाम सिंधु नदी घाटी सभ्यता कैसे हुआ है। क्योंकि प्रारंभ में इस सभ्यता की खोज, खुदाई सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में हुई, जिस वजह से इसको सिंधु नदी घाटी की सभ्यता कहा जाता था। लेकिन कालांतर में काफी दूर दूर तक इस सभ्यता का विस्तार हुआ, जो कि सिंधु नदी से काफी दूर थे। इस वजह से इस सभ्यता को सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहना उचित नहीं था। इस वजह से सर्वप्रथम खुदाई स्थल हड़प्पा के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा कालीन सभ्यता पड़ा हुआ है। इतिहास में एक नियम है कि जब कभी भी कोई सभ्यता का नाम रखने में कोई विभेद हो, कोई दिक्कत हो, कोई बहस हो, तो सबसे पहले खुदाई स्थल के नाम पर उस नदी घाटी या उस सभ्यता का नाम रखा जाता है। सिंधु नदी या हड़प्पा कालीन सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या थी। सर्वप्रथम ये एक नगरीय सभ्यता थी। दूसरा कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसा, तांबा और टिन का जोड़ के जो बनने, तांबा और टिन के मिश्रण से बनने वाली धातु को कांसा बोलते हैं। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। शांति प्रिय सभ्यता थी, जिसमें कोई
उस समय की सभ्यताओं में देखा जाता था कि विभिन्न युद्ध होते थे एक दूसरे के साथ में, लेकिन हड़प्पाकालीन सभ्यता की खुदाई में कोई अस्त्र शस्त्र का कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे सिद्ध हो कि ये लोग युद्ध प्रिय थे, अर्थात ये शांति प्रिय थे। हड़प्पाकालीन सभ्यता व्यापार प्रधान थी। इनका व्यापार तत्कालीन फारस, आज के ईरान तक था। विस्तृत सभ्यता, सबसे बड़ी चीज है कि हड़प्पाकालीन सभ्यता इतनी बड़ी सभ्यता थी कि मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता को मिला दे फिर भी उससे 12 गुना बड़ी हमारी सिंधु नदी घाटी हड़प्पा की सभ्यता थी। उसके बाद इसका विस्तार आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक था। पतन, कोई भी चीज होती है तो अगर प्रारंभ हुई तो उसका पतन भी निश्चित होता है। इसी प्रकार हड़प्पाकालीन सभ्यता का भी पतन हुआ, लेकिन उसके कई तथ्य हैं, कई कथन हैं। कुछ लोग बताते हैं, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि पंचनद, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, झेलम, सिंधु 5 नदियों के कारण इस पूरे क्षेत्र में बाढ़ आई होगी जिससे इस सभ्यता का विनाश हो गया है। कुछ लोग बोलते हैं कि विदेशी आक्रमण के वजह से सिंधु नदी घाटी सभ्यता या हड़प्पाकालीन सभ्यता का पतन हुआ है। कुछ पर्यावरणविद बताते हैं कि हड़प्पाकालीन सभ्यता का जो पतन है वो पर्यावरण असंतुलन की वजह से हुआ है। विभिन्न मत हैं, लेकिन उस समय की एक और चीज बात आपको बताते हैं। विश्व में 4 प्रमुख सभ्यताएं थी। मिस्र की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, भारत की वैदिक सभ्यता। जब तक हड़प्पाकालीन या सिंधु घाटी सभ्यता का खोज नहीं हुआ था उस समय तक वैदिक काल सभ्यता को ही सबसे प्राचीन सभ्यता मानते थे। उसके बाद बात करते हैं कि सिंधु नदी घाटी, हड़प्पाकालीन नदी घाटी का जो विस्तार है कहां से कहां तक था। आप देख सकते हैं भारत का मैप है। मैप की सहायता से चीजों को समझना, याद रखना काफी आसान हो जाता है। उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांदा नाम की जगह है जो कि चिनाब नदी के किनारे है। वहां से लेकर के दक्षिण में महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे दाइमाबाद तक 1400 किलोमीटर की लंबाई में इसकी सभ्यता है। पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ के पास में है। हिंद नदी के किनारे आलमगीरपुर है और पश्चिम में आज के पाकिस्तान में बलूचिस्तान में सुतकांगेडोर जो कि दास नदी के किनारे पर स्थित है। ये सुतकांगेडोर से आलमगीरपुर की जो दूरी है वो 1600 किलोमीटर है। दाइमाबाद से मांदा की दूरी है वो है हमारी 1400 किलोमीटर। तो इस प्रकार आप अगर इस पूरे चारों बिंदुओं को मिलाते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को, तो ये एक चतुर्भुज के तरीके से होता है जिसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। एक्चुअल में 12,99,000 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन सार्वभौमिक रूप से 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसको मान लिया गया क्योंकि अभी भी खुदाई में निरंतर इसका विस्तार बढ़ रहा है। तो इसके सिंधु नदी घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल हैं। आजादी से पहले 1947 से पहले 40 से 50 स्थल ही प्रकाश में आए थे जिनको ज्ञात हुआ था, लेकिन आजादी के बाद लगभग आज तक वर्तमान तक 1500 खुदाई स्थल इसके प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 900 खुदाई स्थल लगभग भारत में हैं और 500 प्लस कुछ स्थल पाकिस्तान में हैं। लेकिन उस हड़प्पाकालीन सभ्यता के 2 प्रमुख राजधानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित हैं। अफगानिस्तान में सिर्फ 2 स्थल ही मिले हैं। चलिए बात करते हैं खुदाई स्थलों की। अफगानिस्तान में है 2 स्थल, सोतगुई और मुंडी को, और पाकिस्तान में लगभग 500 है, जिनमें से 500 या पूरे कुल 1500 को याद रखना मुश्किल है। वही याद रखते हैं जो प्रमुख है या जो चर्चा में बने रहते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। पाकिस्तान के प्रमुख खुदाई स्थल है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चनूद्रो, सुतकांगेडोर, डाबरकोट, बालाकोट। ये बात हुई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के। अब बात करते हैं भारत में मिले कुछ खुदाई स्थलों की। भारत के प्रमुख 4 राज्यों में है जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, लेकिन सबसे ज्यादा स्थल गुजरात से प्राप्त हुए हैं। तो भारत के स्थलों को हम राज्य के हिसाब से देखते हैं। सर्वप्रथम पंजाब में रोपड़ और संघोल। रोपड़ जो कि वर्तमान में रूपनगर नाम से प्रसिद्ध है। पंजाब के 2 प्रमुख स्थल हैं रोपड़ और संघोली। हरियाणा के कुछ स्थल हैं बनवाली, राखीगढ़ी, भगवानपुर। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में 2 प्रमुख स्थल हैं कालीबंगा और बालाथल। उत्तर प्रदेश में हमारे आलमगीरपुर मेरठ के पास में, उसी के आसपास संघौली और बड़गांव, ये हमारे उत्तर प्रदेश के स्थल हो गए।
गुजरात में सबसे ज्यादा प्रमुख स्थल है, तो इस वजह से उसके उदाहरण भी कुछ एक ज्यादा है बाकी सबसे। लोथल, धौलावीरा, फिरकोदा, रंगपुर, रोजदी। तो इस प्रकार भारत के प्रमुख स्थल हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, साथ ही भारत के अपने प्रमुख सिंधुकालीन या हड़प्पाकालीन नदी घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल या खुदाई की चीजों को आपने देखा। अब बात करते हैं सिंधु नदी घाटी सभ्यता की जो नगर नियोजन था। पहले हमने बताया कि ये नगरीय सभ्यता थी। तो नगरीय सभ्यता में इसमें दो प्रकार के नगर पाए जाते थे। सबसे बड़ा नगर उसमें से दो था, एक पूर्वी नगर, एक पश्चिमी नगर। पूर्वी नगर मतलब कि जैसे गरीबों का शहर होता था, जैसे जिसमें निम्न वर्ग के लोग रहते थे, लाइक मजदूर, श्रमिक, ये सब लोग। और जो पश्चिमी नगर होता था उसमें धनाढ्य लोग रहते थे, जैसे साहूकार, व्यापारी आदि आदि। उसके बाद जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता, हड़प्पाकालीन सभ्यता के जो नगर थे वो पक्की और कच्ची ईंटों, दोनों प्रकार की ईंटों से बनते थे। कच्ची ईंटों से सड़कें, नालियां बनती थी एवं भवन पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। सिंधु नदी घाटी या हड़प्पाकालीन सभ्यता की जो सड़कें होती थी नगरों में, वो आज से भी बेहतर थी। 25 मीटर चौड़ी, फुट चौड़ी होती थी एवं एक दूसरे को सड़कें संपूर्ण पर काटती थी। सर्वप्रथम होता था कि एक चीज और थी उनमें, दरवाजे, जो कमरों के दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क पर ना खुलकर गलियों में खुलते थे। उस समय नगर नियोजन की इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि पीने के लिए हर घर में लगभग कुआं होता था। कुछ चीजें सामूहिक भवन थी, जैसे विवाह स्थल, स्नानागार आदि आदि। शौचालय प्रत्येक घर में होता था, जो कि उस समय की दृष्टि से एक बहुत ही हाईटेक नगर की परिकल्पना आप समझ सकते हैं। एक सबसे बड़ी चीज है कि सिंधु नदी घाटी या हड़प्पाकालीन सभ्यता में जो ईंटों का प्रयोग हुआ है वो 4:2:1 में हुआ था। मतलब 4 उसकी लंबाई थी ईंट की, 2 चौड़ाई थी और 1 ऊंचाई थी। सिंधु नदी या हड़प्पाकालीन सभ्यता की एक और विशेषता थी कि ये भारत से लेकर तत्कालीन फारस, आज के ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान पूरा कवर, इनका व्यापार स्थल मार्ग से होता था। उस समय जल मार्ग हमारे पास उतना अच्छा नहीं था। और एक चीज और है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये द्रविड़ों ने बसाई थी सिंधु नदी घाटी सभ्यता, कुछ लोग बोलते हैं कि सुमेरियन सभ्यता है। भारत के आगे फारस के आगे इधर अफ्रीका में है मिस्र, इसी के ऊपर छोटा सा पड़ता है सुमेरिया। तो कुछ लोगों का विचार है कि सुमेरियन सभ्यता है, क्योंकि भारत और सुमेरियन सभ्यता के घर, सड़कें एक जैसी हैं, मोहरें एक जैसी हैं। लेकिन सब में ऐसा नहीं हो सकता है। भारतीय इतिहास के जो स्थानीय मत है उनके अनुसार ये आर्य या द्रविड़ों ने बसाई है। दूसरी चीज, आर्य सभ्यता इस वजह से नहीं मान सकते हैं क्योंकि सिंधु नदी घाटी के बाद में वैदिक सभ्यता आई। अगर आर्य इतने सक्षम थे कि वो पक्की घर बना सकते थे, पक्के भवन बना सकते थे जिनमें वो रह सकते थे, तो फिर वैदिक काल में वो झोपड़ी में क्यों रहे? तो इस वजह से स्थानीय मतों में यह माना जाता है कि ये सभ्यता द्रविड़ों के द्वारा बसाई गई है। जब तक सिंधु नदी घाटी सभ्यता, हड़प्पाकालीन सभ्यता का खोज नहीं हुआ था, उस समय तक वैदिक काल को सबसे प्राचीन मानते थे। तो ये भारत ही नहीं वरन विश्व के सबसे गौरवमयी सभ्यता है, जिसको हम आज हड़प्पाकालीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। और निरंतर इसका विस्तार हो रहा है, निरंतर खोज हो रहा है। अगर आप इस जानकारी से सहमत हैं, आपको अच्छी लगी जानकारी, तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ और आपको जानना है तो आप उस संबंध में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।